देखिए, जो बिल पास हुआ है, मैं ये समझता हूँ इसमें जिन लोगों ने भी इस बिल का समर्थन किया है उन्होंने सेकुलरिज्म को तोड़ा है। तो जो हमारे अधिकार थे, संविधान ने दिए थे, उन अधिकारों को हमसे छीना गया है। इसके आगे क्या होना है वो हमारे उलमा देखेंगे कैसे करना है। तो एक बड़ा तबका ऐसा है जो कह रहा है इससे तो आम मुसलमानों का कोई लेना देना ही नहीं है। टोटली पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। आपको भ्रष्टाचार मिल रहा था तो आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर आप 10-20 लोगों को जेल भेज देते, उसके बाद आप विधेयक लाते तो बात समझ में आती थी कि आपको वक्फ को लेके हमदर्दी है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया है और अब इस पर अंतिम मोहर लगनी है। हमारे साथ वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास साहब हैं। लखनऊ में शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और बड़ी तादाद में दुनिया भर में इनको पूछा जाता है। मौलाना सैफ अब्बास साहब, चर्चित विधेयक अब लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है। पहले तो इस पूरे बिल पर आपकी क्या टिप्पणी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो बिल पास हुआ है, मैं ये समझता हूँ इसमें जिन लोगों ने भी इस बिल का समर्थन किया है उन्होंने सेकुलरिज्म को तोड़ा है और उसके साथ साथ जो संविधान में आर्टिकल 26 है इसके ऊपर खास दें और कोई भी आज वो उसको सर्च करके देखे कि आर्टिकल 26 में है क्या। तो जो हमारे अधिकार थे, संविधान ने दिए थे, उन अधिकारों को हमसे छीना गया है और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। लेकिन बहरहाल संसद में पास हुआ है, अब इसके आगे क्या होना है वो हमारे उलमा देखेंगे कैसे करना है। मौलाना साहब, यहाँ पर एक सवाल और निकल के आता है कि सोशल मीडिया हो या आम मुसलमानों की बात हो, एक बड़ा तबका ऐसा है जो कह रहा है इससे तो आम मुसलमानों का कोई लेना देना ही नहीं है। जो लोग वक्फ बोर्ड से जुड़े हैं, जो मौलाना हैं, जिनकी वक्फों में ज़मीनें हैं, ये उनका मसला है। आपकी क्या राय? देखिए, ऐसा है कि टोटली पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। ये वक्फ बोर्ड जो अभी है ये टोटल गवर्नमेंट के अंडर में है। बोर्ड जो बनाता है वो गवर्नमेंट बोर्ड बनाती है। वो पूरी तरीके से जो माइनॉरिटी में वजारत है, मिनिस्ट्री है, वो इसको देखती है। तो इसमें मौलानाओं की बात आई कहाँ से? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि अगर कहीं पर आपको भ्रष्टाचार मिल रहा था तो आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? हमारा ये सवाल है। इस सवाल आप ये तो कह रहे हैं कि साहब वक्फ में भ्रष्टाचार हो रहा था, भ्रष्टाचार होता है, तो अगर आप 10-20 लोगों को जेल भेज देते, उसके बाद आप विधेयक लाते तो बात समझ में आती थी कि आपको वक्फ को लेके हमदर्दी है। लेकिन आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, अभी तक आपने किसी को जेल नहीं भेजा। तो विधेयक लाकर आप ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आप किस डिपार्टमेंट की बात करेंगे जहां भ्रष्टाचार नहीं है? ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्टाचार है। होता ही है, भ्रष्टाचार के बाद आखिर में इंक्वायरियां लगती हैं और वो इंक्वायरियां भी वही दबी जाती हैं। चूँकि जैसे अब वक्फ बोर्ड की मैं बात करूं, इस बोर्ड में जो 10-12 लोग बनाए गए हैं, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या शिया वक्फ बोर्ड हो, इसमें गवर्नमेंट ने बनाया है, मौलानाओं ने नहीं बनाया है, गवर्नमेंट ने बनाया है। ये सब गवर्नमेंट के बनाए हुए लोग हैं। तो अब अगर ये भ्रष्टाचार करेंगे तो गवर्नमेंट के आदमी कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं और ये तो बिल्कुल सूरज की तरह रोशन है। ये यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड में जो है एक व्यक्ति है जो बहुजन समाज पार्टी के ज़माने में चेयरमैन बनाया गया था, बहुजन समाज पार्टी का आदमी था। उसके बाद समाजवादी हुकूमत आई, उसने अपने करवट लेके समाजवादी में चला गया, समाजवादी का वो दुलारा बन गया। समाजवादी पार्टी की हुकूमत के बाद बीजेपी की हुकूमत आई, वो बीजेपी के पास चला गया, बीजेपी। आज वो तकरीबन 18-19 साल से चेयरमैन बना हुआ है, 19 साल से कंटिन्यू चेयरमैन बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? वो बीएसपी का आदमी था, समाजवादी हटा देते, समाजवादी नहीं है भाई, बीजेपी वाले हटा देते। ये सब लोग जो हैं कंप्रोमाइज़ करते हैं, डील करते हैं और ये उसी डील का नतीजा है
कि उसकी कुर्सी नहीं हट पा रही है, वो कुर्सी पे बैठा हुआ है इतनी तवील मुद्दत हो। मतलब यहीं पर से एक सवाल निकल कर आता है कि जो चेयरमैन की आप जिक्र कर रहे हैं, तो चेयरमैन इलेक्ट होके आता है, तमाम मुतवल्ली उसको जो है वोट करते हैं और वो जो है चेयरमैन की कुर्सी पर तब विराजमान होता है। लेकिन आप ये आरोप लगा रहे हैं कि तमाम सरकारों से डीलिंग हो जाती है और तमाम जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ उनका गठजोड़ हो जाता है, तो ऐसे में तो सरकार पर सीधे तौर पर आप निशाना कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपको बिल्कुल मालूम नहीं है। आप अब पूरी बात समझिए, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको मालूम नहीं, बोर्ड बनता है, पहले बोर्ड बनता था, यानी बीजेपी की हुकूमत से पहले 13 लोगों का बोर्ड बनता था, ठीक है। 13 लोगों में 2 पार्लियामेंट के मेंबर होते थे। अगर वो हमारी कम्युनिटी के हैं प्रेजेंट तो ठीक है, वरना वो फॉर्मर बनाए जाते थे। 2 एमएलए होते थे, तो 2 मेंबर पार्लियामेंट, 2 एमएलए, 4 हो गए। उसके बाद 2 मौलाना, उसमें ये सब गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही है। 2 मौलाना नॉमिनेट गवर्नमेंट करती थी, 2 वकील नॉमिनेट करती थी, 2 सोशल वर्कर नॉमिनेट होते थे, 10 आदमी नॉमिनेट होते थे। ये जो लॉ है जो 1995, 10 नॉमिनेट होते थे। उसके बाद 2 लोग इलेक्शन लड़के आते थे, 2 लोग मुतवल्ली कोटे से इलेक्शन लड़के आते थे। और इन लोगों को, ये जो इलेक्शन लड़ते थे, इनको वोट देने का अधिकार उन लोगों का था जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए साल के ऊपर हो। तो 10 गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए, 2 इलेक्शन लड़के आए, 12, और उसके बाद 13वां जो है वो गवर्नमेंट एक आईएएस या पीसीएस वो करती थी। तो 13 लोगों का इस तरीके से बोर्ड बनता था। तो इसमें बताइए 11 आदमी गवर्नमेंट के नॉमिनेट किए हुए हैं, तो अब चेयरमैन तो वही बनाएगा ना जिसके 11 लोग हैं। तो अब इसमें हमारा तो क्या है, ये जो आप कह रहे हैं ना, इसी तरीके से बोर्ड बनता था, गवर्नमेंट नॉमिनेट करती थी, 2 लोग इलेक्शन के जरिए आते थे, बाकी सब सिलेक्शन के जरिए होते थे। एक सवाल और निकल कर आ रहा है कि बड़ी उम्मीदें थी नीतीश और नायडू से, जिस तरीके का रोल उनका इस संसद में रहा है और उन्होंने बिल का समर्थन किया है, आगे का फ्यूचर मुसलमान उनके लिए किस तरीके का मुस्तकबिल तय करने जा रहे हैं? क्या मुसलमान आगे भी उनको वोट करेगा? मैं समझता हूँ कि ये मुसलमान के साथ जो धोखा किया गया है, अगर आप हमारी नाली बनवाने का वादा करके मुकर जाते तो हम बर्दाश्त कर लेते, अगर हमारी रोड बनवाने का मामला मुकर जाते तो हम बर्दाश्त कर लेते, अगर हमारे इलाके में ट्रांसफार्मर लगाना या खंबा लगाने की बात करते तो हम बर्दाश्त कर ले जाते। लेकिन ये आपने जो हमारा शरई मामला है उसमें आपने धोखा दिया है, ये शरीयत में आपने धोखा दिया है, इसको मुसलमान कभी भी नहीं भुला पाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे, इन्होंने किस तरीके से मुसलमानों को धोखा दिया है, अब इनको खुद अपनी राजनीति दिखाई देगी। मैं समझता हूँ कि अब इनको मुसलमान वोट नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को उनकी शरीयत में जाकर धोखा दिया। एक अंतिम सवाल है मौलाना साहब, आगे का कदम क्या होने वाला है? क्योंकि पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, अब मोहर लगेगी और ये जो है एक्ट जो है बन जाएगा। ऐसे में अब आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या कुछ उलमा की मीटिंग भी चलने वाली है? क्या कोई बड़ी संस्था आगे भी निकल कर आएगी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे? क्योंकि अलग अलग जो जमीयत हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, वो तो इस बात को कह चुकी है। शिया कम्युनिटी में क्या चल रहा है? नहीं, इसमें शिया सुन्नी की कोई बात नहीं है, वक्फ की टोटल बात हो रही है। इसमें सब मिल के जो संविधान ने हमको पावर दी हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। पहला मरहला ये होगा कि कोर्ट में जाकर इसके ख़िलाफ़ बात की जाएगी, और उसके बाद जिस तरीके से हमारे जो बड़े इदारे हैं, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमीयतुल उलमा हिंद हो या जमात इस्लामी हो, ये तंजीमें जो पूरे मुल्क में हैं, ये जिस तरीके से रणनीति तय करेंगी उसके ऊपर अमल होगा। और मैं तो ये समझता हूँ कि हो देर आयत ज़रूर, मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री मुसलमानों की आवाज़ सुनेंगे। जिस तरीके से उन्होंने किसानों की आवाज़ सुन के वो 3 कानून वापस लिए थे, उसी तरीके से इस कानून को भी मैं उनसे अपील करूंगा तमाम मुसलमानों की तरफ से कि उनको वापस लेना चाहिए। चूँकि ये जब सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, तो ये विश्वास नहीं होगा, विश्वासघात होगा। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब बात करने के लिए।
सुनिए, तो ये वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास साहब को सुन रहे थे। साफ तौर पर बिल का विरोध आज भी जारी है और इसी के साथ नीतीश हो, चाहे नायडू हो या अन्य सेकुलर दल, उनके खिलाफ मौलाना ने साफ कह दिया है कि मुसलमान अब आने वाले चुनाव में वोट नहीं करेगा, उनके समर्थन में नहीं खड़ा होगा। और इसी के साथ एक बड़ी बात जो कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी अपील है कि जिस तरीके से किसानों का जो कानून था उसको वापस लिया गया, तो वक्फ को लेकर जो बिल पेश हुआ है उसको भी वापस लिया जाए। कैमरा पर्सन जीशान खान के साथ लखनऊ से यंग भारत के लिए अरसलान समधी।